नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 दिसंबर सन 2025। 10वीं तिथि आज सुबह 7:51 तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। अयोध्या काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी, तो वहीं खाटू श्याम के दर्शनों में लग रहे हैं 2 घंटे का समय। ओंकारेश्वर में VIP दर्शन बंद, तो वहीं बांके बिहारी में न आने की लोगों से अपील। चांदी क्रैश हुई। हाई बनाने के बाद 21,000 रुपये सस्ती हुई। 2,54,000 से गिरकर चांदी 2,33,000 रुपये के भाव पर पहुंची। हरियाणा में बारिश के साथ होगा नए साल का आगाज। वाहन चालकों के लिए धीमी गति से वाहन चलाने की एडवाइजरी हुई जारी। हरियाणा में कपास उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी। भाव में तेजी से चेहरों पर लौटी रौनक। हरियाणा के गांवों और शहरों में बहेगी विकास की गंगा। 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दी CM नायब सिंह सैनी ने मंजूरी। हरियाणा में पढ़ाई के साथ अब खेलों में भी कैरियर बना सकेंगे छात्र। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में अनिल विज के विभाग में 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने। 6 जिलों में बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति और योजनाओं में बड़ी गड़बड़ी। हरियाणा में सुदृढ़ होगी बिजली आपूर्ति व्यवस्था। इन शहरों में अपग्रेड होंगे बिजली के सब स्टेशन। एचटेट परीक्षा के लिए 4 तक आवेदन जारी। चेयरमैन बोले फीस जमा करके पुष्टिकरण पेज का प्रिंट अवश्य लें। हरियाणा सरकार ने अफसरों से मांगी प्रॉपर्टी डिटेल। CS ने ऑर्डर जारी किए। 31 जनवरी 2026 तक देना होगा ब्यौरा, नहीं देने पर होगी विभागीय कार्रवाई। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। आप नेता ढांडा बोले ठंड में टाट पट्टी पर बैठने को मजबूर छोटे बच्चे। और अरावली केस अपडेट। सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर पर स्टे। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी गई थी, अब रोक लगाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह घने कोहरे का असर दिखाई दिया, जिसके चलते विजिबिलिटी घटकर मात्र कुछ ही मीटर रह गई थी। हालांकि दिन में सूर्य देवता के दर्शन हुए और लोगों को ठंड से काफी हद तक राहत मिलती हुई नजर आई। हिसार की रातें सबसे ठंडी रही हैं। यहाँ का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों के लिए धीमी गति से वाहन चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं उत्तरी हरियाणा और GT रोड बेल्ट के इलाकों में जबरदस्त कोहरे का असर दिखाई दिया। GT रोड बेल्ट के जिलों पंचकुला से अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे मौसम को देखते हुए वाहन चालकों को लाइट जलाकर और धीमी गति से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर हरियाणा के कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। 31 दिसंबर की रात से मौसम परिवर्तनशील होगा और 1 जनवरी के अल सुबह से हरियाणा और NCR क्षेत्र के लगभग ज्यादातर हिस्से में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। 2 जनवरी के बाद ठंड बढ़ने और घना कोहरा छाने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में राज्य के गांवों और शहरों के ढांचागत विकास के लिए तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के परिसर में कन्वेंशन सेंटर भवन के शेष कार्यों को पूरा करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा फरीदाबाद के सेक्टर 78 तथा गुरुग्राम के सेक्टर 9 में कार्यरत महिलाओं के लिए आधुनिक हॉस्टल भवन बनाए जाएंगे, जिसमें सिविल, विद्युत, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, CCTV, लिफ्ट, हॉर्टिकल्चर एवं अन्य सहायक कार्यों सहित निर्धारित अवधि तक रखरखाव कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। खरखोदा रैली के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि जल्द ही हरियाणा के 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। उनकी सरकार हर हरियाणवी के विकास के लिए सुशासन और पारदर्शिता में भरोसा रखती है, जो कि एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में योगदान प्रदान करना इच्छा रखता है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक जल्द ही 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। नए साल में पुलिस और अन्य विभागों में नौकरियों के मौकों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में नए साल के अवसर पर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में राज्य के गांवों और शहरों के ढांचागत विकास के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम 2, सोहना, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, डबवाली और नरवाना क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास एवं सब स्टेशन सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत पंचकुला, पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी, पानीपत, करनाल, समालखा तथा रोहतक जोन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं सब स्टेशन विस्तार से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट 2025 का सुव्यवस्थित संचालन करने और विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रबंध कर लिए हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि एचटेट लेवल 1, 2 और 3 के लिए आवेदन 24 दिसंबर से लाइव कर दिए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़कर 4 जनवरी रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ यानी कि कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपने विवरण में 4 व 5 जनवरी को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैली हुई किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, समय रहते परीक्षा के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी नवीनतम अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण और अति आवश्यक जानकारी से वंचित न रह पाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों की गंभीर और चिंताजनक स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद हजारों छोटे बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी या फिर सीधे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। यह सिर्फ बद इंतजामी नहीं बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ सीधा अन्याय है। अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि बच्चों को जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन दिसंबर 2025 तक हालात में कोई बदलाव नहीं आया। सवाल यह है कि ड्यूअल डेस्क की वह पूरी योजना आखिर कहां चली गई? क्या भाजपा सरकार के लिए बच्चों की तकलीफ सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? उन्होंने कहा कि जमीनी रिपोर्टों से साफ है कि कई सरकारी स्कूलों में न तो पर्याप्त कमरे हैं, न टूटे दरवाजे खिड़कियां ठीक हुए हैं और न ठंड से बचाने की कोई व्यवस्था है। कई स्कूलों में बच्चे बरामदों में बैठकर पढ़ रहे हैं तो कहीं बिना खिड़की वाले कमरों में ठंडी हवा के बीच जमीन पर बैठना उनकी मजबूरी बन रही है। यह स्थिति हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर दिखाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं, जब छोटे छोटे बच्चे ठंड में फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं तब सरकार क्या कर रही है? क्या यही भाजपा का हरियाणा मॉडल और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है जिसकी बातें मंचों से की जाती हैं? अनुराग ढांडा ने कहा कि हालात इसलिए भी खराब हैं क्योंकि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है। करीब 30,000 से ज्यादा शिक्षक पद खाली पड़े हैं। स्थायी भर्ती करने की बजाय हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी व्यवस्था चला रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सरकार तुरंत सभी सरकारी स्कूलों में ड्यूअल डेस्क उपलब्ध करवाए, बच्चों को फर्श पर बैठने की मजबूरी से बाहर निकाले, खाली पड़े शिक्षक और हेडमास्टर के पद तुरंत भरे। हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र के लोगों को बहुत जल्द नए बस स्टैंड की सौगात मिलेगी। यहां लोक निर्माण विभाग की ओर से कंडम घोषित हो चुकी बस स्टैंड की पुरानी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है और अब इसी जगह पर बस स्टैंड के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 2.3 करोड़ रुपए की बजट राशि स्वीकृत की गई है। अब विभाग को निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए मुख्यालय भेजे गए नक्शे के पास होने का इंतजार है। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने विधानसभा में बस स्टैंड के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद गन्नौर बस स्टैंड के नवीनीकरण की योजना पर काम चल रहा है। अब इस योजना के तहत यहाँ 10 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यहाँ आमजन के लिए मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शौचालय, विश्राम गृह, सीसीटीवी कैमरे आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। भविष्य में इस बस स्टैंड से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी किया जाएगा। ऐसे में यहाँ एक साथ कई बसें खड़ी हो सके, इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। गन्नौर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल बागवानी मंडी अगले साल शुरू हो जाएगी। ऐसे में गन्नौर जीटी रोड पर बस स्टैंड का पुनर्निर्माण होने के बाद यह मंडी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगा। यहाँ से प्रदेश के दूसरे शहरों के साथ साथ लंबी दूरी की अंतरराज्यीय बस सेवा को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी, ताकि लोगों को यहीं से सीधी बस सेवा का लाभ मिल पाए और उन्हें पानीपत या फिर सोनीपत बस स्टैंड तक भागदौड़ नहीं करनी पड़े।
हरियाणा में खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा सरकार जल्द ही राज्य के 5 विश्वविद्यालय में एक्सीलेंट स्पोर्ट्स सेंटर बनाने जा रही है। अब पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी खेलों के माध्यम से भी आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत हिसार में स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU को एथल बास्केटबॉल के लिए चुना गया है। इस विश्वविद्यालय में साई का बनाया हुआ सिंथेटिक ट्रैक और खेल हॉस्टल भी है। वहीं GJU यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को शूटिंग, योगा और फुटबॉल के लिए चुना गया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और हॉकी खेल के लिए चुनी गई है। रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU को एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए चुना गया है। वहीं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी IGU मीरपुर, जो कि रेवाड़ी जिले में स्थित है, इसको एथलेटिक्स गेम्स के लिए चुना गया है। हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए प्रत्येक 5 विश्वविद्यालय में लगभग 1-1 करोड़ रुपए की राशि देने का फैसला लिया है। इस प्रकार सरकार ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को अलग अलग खेल सेंटर के लिए तैयार किया है। सरकार की यह पहल विद्यार्थियों की खेल के प्रति जागरूकता को और अधिक बढ़ाएगी। हरियाणा में देर सवेर ही सही पर कपास उत्पादक किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जींद जिले की उचाना अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ कपास का भाव सीजन का सबसे ऊंचा भाव दर्ज किया गया। उचाना अनाज मंडी में कपास की ढेरी का सबसे ऊंचा भाव 7,710 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा भाव है। बीते सप्ताह कपास के भाव में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते सोमवार को कपास का अधिकतम भाव 7,440 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कि शनिवार तक बढ़कर 7,710 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। ऐसे में 240 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। ये भाव उच्च गुणवत्ता वाली कपास के अधिकतम मूल्य हैं। मंडी में कपास की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने भाव में तेजी पर खुशी जाहिर करते हुए भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि इस बार लगातार बारिश से पैदावार प्रभावित हुई है। ऐसे में ऊंचा भाव मिलने पर कुछ हद तक आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। किसानों ने कहा कि कपास की फसल में ज्यादा बीमारी आने से हर साल बिजाई का रकबा घटता जा रहा है। ऐसे में सरकार को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुहैया करवाने चाहिए ताकि कपास की खेती को बचाया जा सके। जिन किसानों ने अपने घरों में फसल को स्टोर किया हुआ था, वो अब मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे हैं ताकि समय रहते ऊंचे भाव का फायदा उठाया जा सके। हरियाणा में सड़क नेटवर्क का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में सूबे की नायब श्रेणी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में पानीपत से जींद सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने की योजना बनाई गई है। लंबे समय से इस सड़क मार्ग के 4 लेन बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो रही है। हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि इस योजना के तहत पानीपत से जींद तक सड़क मार्ग को 2 चरणों में 4 लेन बनाया जाएगा। पहले चरण में बात करें तो पानीपत से दरियापुर मोड़ तक लगभग 55 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। तो वहीं दूसरे चरण में दरियापुर मोड़ से लेकर जींद तक लगभग 50 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। इस सड़क मार्ग के 4 लेन बनने से जींद, सफीदों, पानीपत सहित धर्मनगरी, हरिद्वार जाने वालों को राहत पहुंचेगी। लोगों के सफर के समय में कमी आएगी। सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ने और नवीनीकरण से यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव भी मिलेगा। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग में घोटाला सामने आया है। अनिल विज खुद इस मामले की जांच कर रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घोटाला लगभग 1500 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर कहा है कि इस पूरे मामले की किसी अच्छी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए। विज ने बताया कि हाल ही में उन्होंने बोर्ड की एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में गड़बड़ियां पाई गई। साथ ही निर्माण श्रमिकों को योजनाओं को लाभ देने में भी गड़बड़ियां सामने आई। इसके बाद उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। तब सामने आया कि ये गड़बड़ी 6 जिलों में हुई है। मंत्री अनिल विज ने बताया कि शुरू में हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी जिलों में जांच की गई, जहां बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। इसके बाद राज्य के सभी जिलों के डीसी को कहा गया कि वे जिला स्तर पर समितियां बनाएं। यह जांच लगभग 4 महीने पहले शुरू हुई थी और अब तक 13 जिलों में 100% जांच पूरी हो चुकी है। अनिल विज ने बताया इन 13 जिलों में बहुत बड़ी संख्या में गलत वर्क स्लिप और फर्जी मजदूरों के नाम दर्ज किए गए थे। अनिल विज ने कहा कि यह साफ हो गया है कि कई जगहों पर पूरे के पूरे गाँव के लोगों ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया और वर्क स्लिप बनवाई, ताकि जो लोग योजनाओं के हकदार भी नहीं है वे भी सरकारी योजनाओं को फायदा उठा सके। यह सीधे सीधे लूट है और सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। अनिल विज ने कहा कि जांच करने वाली समितियां हर चीज की जांच कर रही है, जैसे कि काम करने की जगह असली है या नहीं, मजदूर काम में शामिल था या नहीं, मालिक कौन है। सरल केंद्रों को भी नए आवेदन स्वीकार न करने के लिए कहा गया है।
भिवानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 10वीं पास या फिर संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 दिसंबर है। सैलरी 10,560 रुपए पर मंथ मिलेगी। नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। वहीं पर्यटन स्थलों पर भी भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। तो वहीं राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के 1.5 से 2 घंटे में श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। बढ़ती भीड़ के चलते मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में VIP दर्शनों को बंद कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की 2 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। तो वहीं राधा रानी की नगरी बरसाना की गलियां और मंदिर जाने वाले रास्ते श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए। वहीं राजस्थान के जैसलमेर के सोनार फोर्ट में एंट्री की लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ टूरिस्ट की चहल पहल है। वहीं जयपुर के सिटी पैलेस में सोमवार को बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। जैसलमेर के सम के रेगिस्तान में सैलानी मस्ती करते हुए नजर आए। तो वहीं उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नए साल के दिन महाकाल मंदिर में 12 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर में पहुंचने की संभावना है। तो उज्जैन के ही काल भैरव मंदिर में नए साल पर 10 लाख भक्त आने की उम्मीद जताई गई है। नए साल से पहले लोग बड़ी संख्या में अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल भी पहुंच रहे हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। इन सिफारिशों में से एक में यह भी कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाए। वहीं राजस्थान के कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्थगन आदेश जारी कर दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार भी जनता की इच्छा को समझेगी। चारों राज्यों की जनता और वास्तव में पूरे देश की जनता इस आंदोलन में शामिल हुई है, सड़कों पर उतरी है, विभिन्न रूपों में विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन ये समझ से परे है कि पर्यावरण मंत्री इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,695 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,942 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 शेयर गिरकर बंद रहे। ऑटो, IT, फार्मा और रियल्टी शेयरों में गिरावट रही। अकेले मीडिया सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। वहीं चांदी क्रैश हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर हाई बनाने के बाद दाम 8% या करीब 21,000 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं। सुबह के समय चांदी 2,39,000 रुपए पर खुली, फिर 2,54,000 रुपए तक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। बाद में अचानक लुढ़क कर 2,33,000 रुपए पर आ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेजी से चढ़ी कीमतों में गिरावट की वजह जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने के संकेत से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स हैं। मार्जिन बढ़ना भी एक वजह है। चांदी की कीमतों में गिरावट का तात्कालिक कारण रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आई शांति वार्ता की खबर को माना जा रहा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बयान दिया कि वे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक शांति समझौते के बहुत करीब हैं। युद्ध खत्म होने की सुगबुगाहट से निवेशकों ने चांदी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।